आज की क्लास में हम लोग आव्यूह की विविध प्रश्नावली के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है एक्स के किस मान के लिए यहाँ पर आपको 3 आव्यूह दिए गए हैं, इन तीनों का गुणा हो रहा है। गुणा होने के बाद में उधर आपको क्या मिल रहा है, एक शून्य आव्यूह मिल रहा है। शून्य आव्यूह का मतलब क्या, एक ऐसा आव्यूह होगा जिसके सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इन तीनों आव्यूहों का गुणा कर दीजिए और इधर क्या आ जाए, शून्य आव्यूह आ जाए। तो आपको इस x का मान निकालना है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मान होगा कि इन तीनों का गुणा होने पर 0 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप किन्हीं दो आव्यूहों का, चाहे आप इन दोनों का गुणा कर लें, चाहे आप इन दोनों का गुणा कर लें, किन्हीं दो का आप पहले गुणा कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों का आपको गुणा करना है। तो चलिए x का मान हमें निकालना है, कर लेते हैं। इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह की कोटि कितनी है, इस आव्यूह की कोटि है 1 गुणे 3, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इस आव्यूह की कोटि कितनी है, 3 गुणे 3। मैं पहले इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ। तो किन्हीं दो आव्यूहों का गुणा हम कब करते हैं, जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर हो। तो इसमें 3 स्तंभ है और इसमें 3 पंक्ति हैं, यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद में आपको एक आव्यूह मिलेगा, एक आव्यूह मिलेगा। जब आपको एक आव्यूह मिलेगा, उस आव्यूह की कोटि क्या होगी, उस आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो उस आव्यूह की कोटि क्या होगी, पहले आव्यूह में जितनी पंक्तियां रहती हैं वो, और दूसरे आव्यूह में जितने स्तंभ होते हैं वो, उन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही क्या होता है, उसका कोटि होता है। यानी इन दोनों का गुणा हम कैसे पता लगाएंगे कि होगा कि नहीं होगा। अगर आप इस वाले आव्यूह में इसका गुणा कर रहे हैं तो इसमें आप स्तंभ देखिए और इसमें आप पंक्ति देखिए, ठीक है। जब आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद में कोई आव्यूह मिलेगा आपको, उस आव्यूह की कोटि क्या होगी ये आप कैसे पता लगाएंगे। पहले आव्यूह में पंक्ति को और दूसरे आव्यूह में स्तंभ को लिख दीजिए, यही होगा। अब 1 गुणे 3 का क्या मतलब है, इस आव्यूह में एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे, एक पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। चलिए कर लेते हैं। जब आप 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का 2 में किया तो 2 दूना 4 हो गया, और 1 का 1 में किया कितना आया, 1 हो गया, है ना। ये आपको कितना मिला, 4 1 5 और 2, 4 1 5 और 1 6, यहाँ पर आपको मिला 6। 1 का 2 में किया तो कितना हुआ, 2 हुआ। 2 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, ये हो गया। अब 1 का करेंगे 0 में, क्या मिलेगा आपको, 0। 2 का करेंगे 1 में तो क्या मिलेगा, 2, और 1 का करेंगे 2 में तो 2 प्लस 2, यानी आपको क्या मिला, 4 मिल गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो बचा है वो क्या है, 0 2 x इक्वल टू क्या, 0। सिंपल, मैंने इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया। इन दोनों का आपने जब आपस में गुणा किया तो आपको ये आव्यूह मिल गया। अब ये वाला आव्यूह बचा है, हम इन दोनों का गुणा करेंगे। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे, देखिए इसकी कोटि कितनी है, इसकी एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, और इसकी कितनी है, 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों का गुणा करने के लिए चेक करेंगे क्या इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति बराबर है। जी हाँ, इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति बराबर है, तो गुणा हो जाएगा। गुणा करने के बाद में जो आपको आव्यूह मिलेगा, उसकी कोटि क्या होगी। तो इसमें पंक्ति कितने हैं और इसमें स्तंभ कितने, मतलब 1 गुणे 1। और 1 गुणे 1 का मतलब क्या, केवल एक ही एलिमेंट आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। लिख देते हैं, तो कर लीजिए गुणा। 6 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में क्या कितना हुआ, 4, प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x, और बराबर क्या, 0। ये कितना आया जी, 4 प्लस 4x, और इधर बराबर 0 का क्या मतलब है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आपका था ये शून्य आव्यूह था, तो इधर आपका जो आव्यूह आया है उसमें केवल एक एलिमेंट है, तो आपको उधर भी एक आव्यूह बनाना पड़ेगा जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो इधर जैसा होगा वैसा उधर होना चाहिए। यानी इधर आप अगर आव्यूह ऐसा है जिसमें एक ही अवयव है, तो उधर भी आप एक आव्यूह बनाए जिसमें एक ही अवयव हो। अब क्या करना है, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा, तो 4 प्लस 4x बराबर क्या, 0। तो 4x बराबर क्या, -4, तो x बराबर क्या, -1। यानी आपका जो आंसर आया वो क्या आया, x बराबर
वन रखने पर, जब आप यहाँ पर -1 रख देंगे तो इन तीनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, शून्य मिलने वाला है, यानी जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक आव्यूह दिया है और कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपको आव्यूह दिया है a बराबर 3 1 -1 2, ये दिया है। आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या, 0। 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, हमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखनी है और हमें क्या लाना है, जीरो मैट्रिक्स लाना है। तो कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात a² की हमें जरूरत पड़ेगी, a² निकाल लेते हैं। a² मतलब 3 1 -1 2 का इसमें गुणा 3 1 -1 और 2 कर लेते हैं। कितना आएगा, 3 का 3 में किया 9, 1 का -1 में किया तो -1, 3 का 1 में किया 3, 1 का 2 में किया तो 2, -1 का किया 3 में -3, 2 का किया तो -2, -1 का किया तो -1 और 2 का किया तो +4। ठीक है, कितना आया जी, 9 में से 1 निकल गया 8, 3 और 2 5, 3 और 2 -5 और ये कितना आया, 3 आ गया। ये आपको क्या मिल गया, a² मिल गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, a² माइनस 5a प्लस 7i। हमें जीरो मैट्रिक्स लाना है। तो a² की वैल्यू आपकी ये रही, रख दीजिए 8 5 -5 3 -5, a की वैल्यू आपकी ये रही 3 1 -1 2 प्लस 7, i का मतलब तत्समक आव्यूह, तो 0 1 1 0 0 1, ये हो गया आपका। अब देखिए 8 5 -5 3 -5 का अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, 5 का 3 में हुआ 15, 5 का 1 में हुआ 5, 5 का -1 में हुआ -5 और इसमें कितना हुआ 5 गुना 10 हो जाएगा ये, प्लस 7 का अंदर करेंगे तो 7 0 0 7। ठीक है, अब देखिए ये वाले आव्यूह के सामने का चिन्ह प्लस है और इसके भी प्लस है, तो ये वाला आव्यूह इसमें जुड़ेगा और इसके आगे का माइनस है तो ये घटेगा। सबसे पहले हम इस आव्यूह और इस आव्यूह को जोड़ लेते हैं। तो 8 में 7 जुड़ेगा, कितना आएगा 15, 5 में 0 जुड़ा कितना आया 5, -5 में 0 जुड़ा कितना आया -5 और 3 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 -15 5 -5 10। इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 15 निकलेगा, क्या मिलेगा 0, यहाँ भी कितना मिलेगा 0, यहाँ भी कितना मिलेगा 0, यहाँ भी कितना मिलेगा 0 और ये आपको क्या मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। ये आपका था क्या, राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। जैसे वहां पर भी क्या था, आपसे कहा था कि x का मान निकालिए, यहाँ भी आपको x का मान बताना है। यहाँ भी आपको 3 आव्यूह दिए गए हैं, इन तीनों का गुणा है, फिर बराबर क्या आया है, शून्य आव्यूह आया है, यानी 0 आया है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सिंपल इन तीनों का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में आपको आराम से x का मान मिल जाएगा। आप पहले इन दोनों का कर लीजिए या पहले इन दोनों का कर लीजिए, है ना। फिर गुणा करने के बाद में आपको क्या करना है, आराम से x का मान निकाल लेना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो आप इस स्वयं कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तु में x y z का उत्पादन करता है। यानी कोई निर्माता है जो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है x y z, जिनका वह 2 बाजारों, पहला और दूसरा, दोनों बाजारों में वो बिक्री करता है, मतलब बेचता है। तो इसमें आपको 2 पार्ट दिया है। पहला पार्ट कह रहा है कि x y z की प्रत्येक इकाई का मूल्य क्रमशः ₹2.50, ₹1.50 और ₹1 है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय कितनी है ये आपको बताना है आव्यूह के द्वारा। यानी पहला पार्ट आपको जो कह रहा है, कह रहा है कि कोई निर्माता है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है x y और z। इन वस्तुओं को वो 2 बाजारों में बेचता है। मान लेते हैं पहला बाजार और ये दूसरा बाजार है। पहले बाजार में x प्रकार की वस्तु जो बेचता है वो 10,000 है। दूसरे प्रकार का वस्तु जो y है वो बेचता है 2,000 और तीसरा प्रकार का जो वस्तु आपका z है वो बेचता है 18,000। ये पहले बाजार में वो बेचता है। दूसरे बाजार में
यही एक्स वस्तु 6,000 बेचता है, वाई वस्तु 20,000 बेचता है, जेड वस्तु 8,000 बेचता है। और जब इनको बेचता है तो कह रहा है कि प्रत्येक इकाई का मूल्य, यानी जब वो एक्स प्रकार की वस्तु बेचता है तो उसके एक इकाई का। अब अगर एक्स को वो पैकेट में बेचता है तो हर एक पैकेट का कीमत 2 रुपये 50 पैसा है। अगर पीस में बेचता है तो हर एक पीस का कीमत 2 रुपये 50 पैसा है। यानी प्रत्येक इकाई का मतलब प्रत्येक पैकेट या प्रत्येक बंडल, एक बंडल की कीमत 2 रुपये 50 पैसा। ऐसे ही वाई जब बेचता है तो एक पैकेट का कीमत कितना है, 1 रुपया 50 पैसा। और जब जेड बेचता है तब 1 रुपया है। तो आपसे कह रहे हैं कि जब इस बाजार में बेचेगा तो उसको कुल कितनी आय होगी, और जब इस बाजार में बेचेगा तब उसकी कुल कितनी आय होगी। आपको दोनों बाजारों में उसकी कुल आय बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको जब कुल आय निकालना है, आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर एक पैकेट की कीमत 2 रुपये 50 पैसा है और वो 10,000 पैकेट बेचता है तो कुल कीमत कितनी होगी। भाई एक पैकेट की कीमत 2 रुपये 50 पैसा, तो 10,000 पैकेट की कीमत 10,000 गुणे 2 रुपये 50 पैसा। और अगर एक पैकेट की कीमत 1 रुपया 50 पैसा है तो 2,000 पैकेट की कीमत 2,000 गुणे 1.50। फिर अगर एक पैकेट की कीमत 1 रुपया है तो 18,000 पैकेट की कीमत। और ये पहले बाजार की बात मैंने की है। तो पहले बाजार में उसने जब 10,000 एक्स प्रकार की वस्तु बेचा, 2,000 वाई प्रकार की वस्तु बेचा, 18,000 जेड प्रकार की वस्तु बेचा, कितने में, 2 रुपये 50 पैसे में, 1 रुपये 50 पैसे में और 1 रुपये में। तो उसकी कुल इनकम जो होगी बीच में प्लस लगा देंगे और जोड़ लेंगे इसको। तो जब आप 10,000 में 2.50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं। 5 1 2 3 4 और कितना ये हो गया। तो यहाँ पर 2.0 है तो 2.0 लगा देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 25,000 प्लस 2,000 का गुणा करेंगे इसमें तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 है ना, और 1 2.0 लगाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3,000। ऐसे ही प्लस कितना, 18,000। तीनों को जोड़ लीजिए। यानी जब वो पहले बाजार में बेचता है तब उसको कुल आय जो होती है कितनी होती है, 46,000 रुपये होती है। लेकिन हमको इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे आव्यूह की मदद से सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं आव्यूह के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप कुल आय निकालेंगे, जब कुल आय आप निकाल रहे हैं तो आपको एक संख्या मिलेगी। और अगर एक संख्या मिलती है, मान लेते हैं अभी आपको मिला था कितना, 46,000, ये एक संख्या है। अगर इस एक संख्या का मैं आव्यूह बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इस आव्यूह में कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हैं तो आप बोलोगे कि एक पंक्ति और एक स्तंभ है, ये बोलोगे। तो आपको जब भी आव्यूह के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको 2 आव्यूह बनाने हैं, उन दोनों का आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद में जो भी आव्यूह आपको मिले उसकी कोटि क्या हो, 1 गुणे 1 की हो। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे 2 आव्यूह। आपको 2 आव्यूह बनाने हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट बाजार के लिए। जैसे मैं फर्स्ट बाजार के लिए कर रहा हूँ वैसे आप सेकंड बाजार के लिए भी कर सकते हैं। फर्स्ट बाजार के लिए हमको क्या करना है, 2 आव्यूह बनाना है। एक आव्यूह में बनाता हूँ, एक आव्यूह में बनाऊंगा जिसमें मैं वस्तुओं को रखूंगा या वस्तुओं की संख्या को रखूंगा, और दूसरा आव्यूह में बनाऊंगा जिसमें मैं मूल्य रखूंगा यानी प्राइस रखूंगा। तो पहली जो आपने आव्यूह बनाई है इसमें आप रख दीजिए किसको, 10,000, 2,000 और 18,000 को। और जो दूसरी आव्यूह आपने बनाई है उसमें आप रख दीजिए क्या, 2.50, 1.50 और 1, ये रख दिया। हमें निकालना है कुल आय। हमने क्या किया, हमने 2 आव्यूह बनाया और इन दोनों आव्यूह को मैंने क्या किया, पहला आव्यूह जो आपका ये पंक्ति आव्यूह है और दूसरा जो है स्तंभ आव्यूह है।
अब देखिए होगा क्या, अगर मैं इस आव्यूह की बात करूं तो इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, और इसकी बात करूं तो इसमें 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में आपको एक आव्यूह मिलेगा, एक आव्यूह मिलेगा। उस आव्यूह की कोटि क्या होगी, उस आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो देखिए जब हमको चेक करना होता है कि दो आव्यूह का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति देखते हैं, तो ये तो दोनों बराबर है तो इनका तो गुणा होगा। अब गुणा होने के बाद जो आव्यूह आया उसका हम लोग कोटि कैसे निकालते हैं, पहले आव्यूह में कितनी पंक्ति है वो और दूसरे आव्यूह में कितने स्तंभ है वो, ये कर दिए आगे। एक गुणे एक का क्या मतलब है कि इसमें एक ही पंक्ति होगी, एक ही स्तंभ होगा, मतलब कुल मिला के ये है इसमें केवल और केवल एक ही अवयव होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वस्तुओं की संख्या का मैंने आव्यूह बनाया वो पंक्ति आव्यूह है, और जो इनकी कीमत है उनको मैंने स्तंभ आव्यूह बनाया है। आप इनको स्तंभ और इनको पंक्ति भी बना सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, तभी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इन दोनों का गुणा कर देना। कर दीजिए, 10,000 का गुणा होगा किसमें, 10,000 का गुणा होगा 2.50, फिर प्लस लगेगा, 2,000 का गुणा होगा किसमें 1.50 लगेगा, फिर प्लस 18,000 का गुणा होगा किसमें 1 में। और जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 46,000। अभी मैंने किया था, इनका गुणा करके जोड़ा था। तो पहले बाजार में जब वो x, y और z प्रकार की वस्तुएं बेचता है तब उसको कितना लाभ होता है 46,000। अब दूसरे बाजार में आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जहां 10,000 है वहां 6,000 रख दीजिए, जहां 20,000 है यहाँ 2,000 कर दीजिए, जहां 2,000 है वहां 20,000 कर दीजिए, जहां 18,000 है वहां 8,000 कर दीजिए। बाकी ये मूल्य सबके लिए वही है, फिर से गुणा करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो दूसरे बाजार के लिए आप स्वयं निकालेंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की, यानी बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये जो दिया था ये x, y और z का क्या है, विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। हमसे वो कह रहा है कि अगर इनको बनाने में कितना लगा हो, x को बनाने में आपको लगा है 2 रुपया, y को बनाने में लगा है कितना 1 रुपया, और z को बनाने में लगा है कितना 50 पैसा, यानी 0.50 रुपये ये लगा है। तो हमसे कह रहा है कि अगर इनको बनाने में इतना लगा है और बेचने में इतना लगता है, यानी बेचने में इतना मिलता है, तो लाभ क्या होगा, तो हमें लाभ निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो आपको दोनों बाजार में लाभ निकालना है, यानी पहले बाजार में जब वो बेचता है तब उसको कितना लाभ होता है, और दूसरे बाजार में जब वो बेचता है तब कितना लाभ होता है। जैसे मैंने पहले पार्ट में पहले बाजार के लिए निकाला था, आपको दूसरे बाजार के लिए छोड़ा था, वैसे ही इसमें मैं आपको पहले बाजार वाला निकाल के दिखा रहा हूँ और दूसरे बाजार वाला स्वयं निकालेंगे। तो फर्स्ट बाजार में लाभ क्या होगा, यानी पहले बाजार के लिए सबसे पहली बात, जब उसने x को बनाने में 2 रुपया खर्चा किया, y को बनाने में 1 रुपया खर्चा किया और z को बनाने में 50 पैसा खर्चा किया, तो उसको कुल कितना, उसका कितना रुपया कुल खर्च हुआ ये हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई। पहले बाजार में उसने बेचने के लिए x को कितना बनाया था 10,000, y कितना बनाया था 2,000 और z कितना बनाया था 18,000। ठीक है, मूल्य कितना था, लागत कितना लगाया 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे को आप लिख सकते हैं 1/2। 50 पैसे को आप 1/2 रुपये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का सिंपल गुणा कर देना है। कर दीजिए गुणा। 10,000 का 2 में करेंगे कितना आएगा 20,000 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2,000 आएगा, और 18,000 का 1/2 में करेंगे तो 9,000 आएगा, 18,000 का आधा। ये मैंने क्या किया, मुझे एक संख्या निकालनी थी, एक मूल्य निकालना था, रुपया निकालना था, तो मैंने एक आव्यूह 1 गुणे 3 का बना दिया और एक आव्यूह 3 गुणे 1 का बना दिया। जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो मुझे जो आव्यूह मिलेगा वो 1 गुणे 1 का मिलेगा।
तो मतलब ऐसा आपको मिलेगा जिसमें एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ होगी, मतलब उसमें एक ही अवयव होगी, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। आप इस वाले को यहाँ लिख सकते हैं, इस वाले को वहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना आया 20,000 और 2,000 22,000 और 22 और 9 कितना आया 31,000। यानी जब वो पहले बाजार में XYZ वस्तुओं को बनाकर बेचा था तो XYZ को बनाने में उनको कितना लगा था 31,000 रुपया लगा था। यानी X प्रकार की 10,000 वस्तुएं, Y प्रकार की 2,000 वस्तुएं, Z प्रकार की 18,000 वस्तुएं जो बना करके पहले बाजार में बेचा होगा तो उसकी कुल कीमत कितनी लगी थी 31,000। तो आपसे कह रहा है कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ बराबर क्या, बराबर क्या, कुल आय माइनस कुल लागत। भाई उसने कुल कितना कमाया, उसमें से अगर उसने कितना लागत लगाया था वो निकाल दे तभी उसका लाभ पता चलेगा। यानी मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया है और आपने क्या किया, उस 100 रुपये को कमाने के लिए 20 रुपया खर्चा किया होगा बनाने में, कोई प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हैं तो 20 रुपया आपने बनाने में खर्च किया और 100 रुपया टोटल आपको इनकम हुआ है, तो आपका लाभ क्या हुआ 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपया। जब ऐसे ही जब वो पहले बाजार में बेचा था तो उसने कुल कितना कमाया था वो, और पहले बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए कुल कितना लगाया था वो, इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कुल कितनी इनकम है, यानी कुल कितनी प्रॉफिट हुई है। तो कुल आय अगर पहले बाजार की बात करें तो अभी मैंने निकाला था कितना आया 46,000 माइनस इन पहले बाजार में वस्तुओं को बेचने के लिए उसने जो वस्तु बनाया कितना खर्चा किया 31,000, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ ये 15,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे बाजार के लिए कुल लागत निकालेंगे। कुल लागत में आपको यहाँ पर 10 की जगह 6,000, 2 की जगह 20,000, 18 की जगह 8,000 रखना है, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको एक संख्या मिलेगी, उस संख्या को आपको क्या करना है कुल आय में से घटा लेना है। तो आपको दूसरे बाजार के लिए शो करना है, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो आपको यहाँ पर x जो है एक आव्यूह है, तो आपसे कह रहा है कि इस आव्यूह का मान कितना होगा, जबकि ये कंडीशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हमको x का मान नहीं x आव्यूह के रूप में निकालना है। तो आव्यूह के रूप में निकालना है तो x आव्यूह जो आपका बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। तो देखिए ये आपका आव्यूह है, इसकी कोटि कितनी है, इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, यानी 2 गुणे 3 का, ठीक है। इस आव्यूह की कोटि कितनी है 2 गुणे 3 की है, यही ना। इस आव्यूह की कोटि कितनी है 2 गुणे 3 की है। अब एक बात बताइए, x का जो इसमें गुणा हो रहा है, x भी एक आव्यूह है, जब x का इस आव्यूह में गुणा हो रहा है तो यहाँ पर कोटि कितनी होनी चाहिए भाई, ये वाला पूरा इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो इधर जो आव्यूह है इसकी कोटि कितनी है 2 गुणे 3, तो इधर x का गुणा होने के बाद जो आव्यूह आना चाहिए उसकी भी कोटि कितनी होनी चाहिए 2 गुणे 3 की होनी चाहिए, तभी तो इधर का आव्यूह बराबर उधर का आव्यूह होगा। दोनों आव्यूह तभी आपस में बराबर होंगे जब उनकी कोटियां समान हो, उनके प्रत्येक अवयव समान हो तभी होगा। तो इधर आपको 2 गुणे 3 मिलना चाहिए। एक आव्यूह आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना 2 गुणे 3 का, ऐसे मान लो ये आपका x है और इसको मैं a मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये आपका होगा 2 आव्यूह, a आव्यूह की कोटि कितनी है 2 गुणे 3 है, तो इस x की कोटि क्या होगी, क्योंकि जब आप गुणा करोगे x और a का तो जो आपको आव्यूह मिल रहा है उसकी कोटि कितनी है 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 2 गुणे 3 कोटि आनी चाहिए। तो इसकी x की कोटि क्या रही होगी, तो पहली बात तो x का a में गुणा कब होगा, जब x में स्तंभ और a में पंक्ति बराबर हो, तो यहाँ पर 2 होगा तभी तो इन दोनों का गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से है तो 2 गुणे 2 तभी इसका गुणा हो पाएगा। अच्छा, गुणा होने के बाद में जब हम इसकी कोटि लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले आव्यूह में कितनी पंक्ति है वो देखते हैं और दूसरे आव्यूह में कितने स्तंभ वो देखते हैं। तो इनका गुणा करने के बाद जो कोटि मिला है हमें 2 गुणे 3 मिला है, इसका मतलब इसमें तो 3 स्तंभ हैं, x में कितनी पंक्ति होनी चाहिए 2 गुणे 2। इसका मतलब ये कि x जो है आपका वो कैसा होना चाहिए 2 गुणे 2 का एक आव्यूह होना चाहिए। x अगर 2 गुणे 2 का आव्यूह है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z और फिर 3।
मैंने 4 एलिमेंट इसके दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 बराबर क्या, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, सिंपल गुणा करना है हमें और एक्स वाई जेड का मान निकाल लेना है। हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, एक्स बराबर हमने मान लिया क्या, एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड टी का मान निकाल के वहां पे रख देना है और हमें एक्स अवयव का मान मिल जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए। एक्स का गुणा करेंगे 1 में क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। वाई का करेंगे 4 में क्या मिलेगा आपको, 4 वाई मिलेगा। फिर एक्स गुणा करेंगे 2 में 2 एक्स मिलेगा। वाई का 5 वाई मिलेगा। एक्स का 3 एक्स मिलेगा। वाई का 6 वाई मिलेगा। ऐसे ही जेड का टी में जेड मिलेगा। टी का करेंगे तो 4 टी मिलेगा। जेड का करेंगे 2 जेड मिलेगा। टी का करेंगे 5 टी मिलेगा। जेड का करेंगे 3 जेड मिलेगा प्लस ये कितना मिलेगा, 6 टी मिलेगा बराबर क्या, -7 -8 -9 2 4 6। ये आ गया। अब अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। मतलब x प्लस 4y बराबर क्या होना चाहिए, -7। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। 2x प्लस 5y बराबर क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ऐसे ही 3x प्लस 6y बराबर -9 होना चाहिए। फिर z प्लस 4t बराबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको आप थर्ड मान लीजिए। ऐसे ही 2z प्लस 5t बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसको आप 4 मान लेंगे। आप चाहें तो इसको बराबर इसको बराबर इसको बराबर इसको, ऐसे इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसके साथ 6 समीकरण बना सकते हैं। क्योंकि हमें एक्स वाई जेड टी का मान निकालना है तो हम हमारे 4 समीकरणों से निकल जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 4 समीकरण बनाए। बाकी आप इनकी मदद भी ले सकते हैं, इनकी मदद भी आप ले सकते हैं। चलिए एक और दो को हल करते हैं। एक और दो को कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे हल करना है आपको। ये दीजिए समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ। समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ और घटा दे रहा हूँ समीकरण 2 में से। इसमें पहले 2 का गुणा करूंगा और फिर 1 में से 2 को घटा दूंगा। जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x में से 2x निकालेंगे कट जाएगा। 2 चौका 8, 8 में से 5 निकल गया, कितना है 3y बराबर। इसमें 2 का गुणा किया तो -14 हो गया और -14 में से जब आप 8 निकालेंगे, -14 में से जब आप क्या करेंगे, -8 निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -14 प्लस 8 कितना आया, -6। कितना आया, -6। ये तो मिलेगा और 3 गुना 6 यानी y बराबर आपको मिलेगा कितना, -y का मान आपको मिला -2। तो y मिला है -2 तो x कितना मिलेगा, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। आप बोलिए समीकरण 1 से क्या, x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, x माइनस 8 इक्वल टू -7। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 8 में से 7 निकलेगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 की मदद लेते हैं। समीकरण 3 देखिए यहाँ पर z है और यहाँ पर 2z है, तो मैंने समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दिया और 4 को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2z होगा और 2z में से 2z निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2 का गुणा किया 2 चौका 8, 8 में से 5 निकला तो कितना आया, 3t आया बराबर। यहाँ पर 2 का गुणा हुआ तो 2 दूना 4 हुआ। यहाँ पर 2 का गुणा हुआ कितना हुआ, 2 दूना 4 और 4 में से 4 निकलेगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो t बराबर क्या मिला आपको, 0 मिल गया। t मिल गया। अब हमें z निकालना है, किसी में रख दीजिए, आप समीकरण 3 में ही रख दीजिए। समीकरण 3 में 3 से क्या, z प्लस 4 इंटू 0, टी का मान 0 है और प्लस बराबर 2, 4 का 0 पूरा हुआ 0 हो गया। z बराबर कितना आया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हमें x, y, z और t का मान मिल गया है। x का मान कितना है जी, 1 है। y का मान कितना है जी, -2 है। z का मान कितना है जी, 2 है और t कितना है आपका, 0 है। यही आपका क्या आ गया, x आप ही आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
कह रहा है कि यदि ए और बी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं और इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि ए और बी क्या है, वर्गाव्यूह हैं और ए बी बराबर बी ए आपको दे रखा है पहले से, ये कंडीशन दे रखा है। तो कह रहा है गणितीय आगम सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी पावर एन बराबर बी पावर एन ए, यह आपको सिद्ध करना है गणितीय आगम सिद्धांत के द्वारा। और फिर कह रहा है कि आप ये भी सिद्ध कीजिए कि ए बी पावर एन बराबर ए पावर एम और बी पावर एम होता है। तो ये दो पार्ट आपको इसमें दिए हैं, दो क्वेश्चन आपको इसमें सिद्ध करने हैं और दोनों ही गणितीय आगम सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करने हैं। n क्या है आपका, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट सॉल्व करने, दोनों पार्ट हमको सिद्ध करना है और वो भी कैसे, गणितीय आगम सिद्धांत के द्वारा। तो गणितीय आगम सिद्धांत से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन करके दिखाया था आपको कि गणितीय आगम सिद्धांत के लिए सबसे पहले n बराबर 1 दिखाएंगे। n बराबर 1 मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड n बराबर 1 ले सकते हो। फिर n बराबर k के लिए दिखाएंगे और फाइनली n बराबर k प्लस 1 के लिए अगर हम दिखा देंगे तो कह देंगे क्या कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। तो हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। चलिए पहले वाले की बात करता हूँ। क्या लिखा है, ए बी पावर n बराबर बी पावर n ए। कहता हूँ n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी पावर 1 बराबर बी पावर 1, ये अप्लाई करेगा क्या, यही तो आएगा। तो ए बी बराबर बी ए, और उसने पहले कह रखा है कि जहां ए बी होगा वहां बी ए हो जाएगा, मतलब ए बी और बी ए ऑलरेडी उसने क्या कह रखा है कि ये बराबर है दोनों। तो ए बी बराबर बी ए मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो एन बराबर 1 के लिए सत्य हो गया, एन बराबर 1 के लिए सत्य। अब यह आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, n बराबर k के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि n बराबर k की बात करेंगे तो n बराबर k के लिए हम दिखाते नहीं हैं, हम कह देते हैं कि ये सत्य होगा। तो यहां पर देखिए ए बी के पावर k हो जाएगा बराबर क्या, b पावर k a हो जाएगा। तो यहां से हम कह देंगे भाई जब यहाँ n था तो ए बी पावर n बराबर b पावर a था, तो अगर यहाँ k होगा तो यहाँ भी k होगा, तो ये ऑलरेडी सत्य है बोलेंगे, इसलिए n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाना है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें दिखाना होता है। n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखा दीजिए। आप क्या करेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड है तो a b के पावर क्या, k प्लस 1, यही तो, इनकी जगह पर k प्लस 1 रखना है। आप इसे लिख क्या सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं a b के पावर k और क्या b, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको a पावर a b के पावर k, आप ध्यान से देखें तो a b के पावर k को आप क्या लिख सकते हैं, b पावर k a, यानी इतनी की जगह आप इतना लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए b के पावर k a और क्या b, ये हो जाएगा। आप यहां से देखें तो ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, आपको कंडीशन में पहले ही दिया था, तो लिख दीजिए बी ए। और एक बात बताइए, यहाँ पर बी का पावर कितना है, 1 है, आधार समान तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बी पावर के प्लस 1 इंटू क्या ए, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या चल रहा था, ए बी पावर के प्लस 1। आप ध्यान से देखो कि जब यहाँ पर m था तो ए बी पावर n बराबर बी पावर n a था, तो जब यहाँ पर n बराबर k प्लस 1 रखूंगा तो ए बी पावर k प्लस 1 और यहाँ क्या k प्लस 1, यानी यहाँ जब n था तो यहाँ n आया, यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ k प्लस 1 आया। अब ये k का मान क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। आप 1 रखेंगे तो b के पावर 2 यानी b स्क्वायर मिलेगा, 2 रखेंगे तो b क्यूब मिलेगा, 3 रखेंगे वो b 4 मिलेगा, 5 रखेंगे b पावर 6 मिलेगा। तो इस तरह से ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सिद्ध होता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ कर देंगे क्या, ये सिद्ध होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट आपको भी गणितीय आगम सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करना है कि ए बी पावर एन बराबर ए पावर एन बी पावर एन होता है, जबकि जहां भी जरूरत पड़ेगी हम ए बी बराबर बी ए या बी ए बराबर ए बी लिख लेंगे।
तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a पावर 1 b पावर 1, मतलब ये मिला आपको ab बराबर क्या, ab। और ये बात सही है भाई, ab किसके बराबर आ गया, ab के। ठीक है, n बराबर k के लिए बात कीजिए। n बराबर k का मतलब जहां n है वहां k रख दीजिए। तो ab पावर k बराबर क्या, a पावर k b पावर k। तो आप कह देंगे क्या, यहाँ n के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है ना, इसलिए दीजिए क्या, n बराबर 1 के लिए क्या है, ये सत्य। और यहाँ पर n बराबर k के लिए सत्य होगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा स्टेप, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो आप लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को उठाएंगे, n की जगह पर k प्लस 1 रख देंगे। अब देखिए ध्यान से, ab क्या लिख सकता हूं, ab पावर k इंटू क्या, ab, यही तो लिख सकता हूं। अब ab पावर k की वैल्यू क्या है, ab पावर k की वैल्यू a पावर k b पावर k, यानी a पावर k और b पावर k, और यहाँ पर क्या हो गया, ab हो गया। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखें तो ab बराबर ab है, और कुल मिला के ab बराबर क्या है, b है। तो आप लिख सकते हैं ऐसा भी कि a पावर k और b पावर k, और इसको क्या लिख दीजिए, b a लिख दीजिए। आप इसको ऐसा लिख दीजिए, a पावर k b पावर k इंटू बी, और फिर क्या, a लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस a को इसके साथ लिख सकते हो, a पावर k इंटू a, और क्या, b पावर k इंटू बी। आधार दोनों का समान है, यहाँ पर पावर k यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा a पावर k प्लस 1, और ये हो जाएगा क्या, b पावर k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था, a b पावर k प्लस 1, राइट हैंड साइड आपका क्या है, a पावर k प्लस 1 b पावर k प्लस 1। तो अगर n के लिए ये कंडीशन है कि जब यहाँ पर n था तो यहाँ a के पावर n आया, यहाँ पर b के पावर n आया, यहाँ पर जब 2 होगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। तो अगर यहाँ पर k प्लस 1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, k प्लस 1, यहाँ भी क्या k प्लस 1, और वही आया। यहाँ k प्लस 1 है तो k प्लस 1 और k प्लस 1 आया है। यहाँ पर आप k का मान 1 2 3 रखते जाएंगे, तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए क्या होगा, सिद्ध होता जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी प्रूव हो जाएगा। तो गणितीय सिद्धांत में आपको 3 स्टेप करने होते हैं, पहला n बराबर 1 के लिए, दूसरा n बराबर k के लिए, और तीसरा n बराबर k प्लस 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की। ये तीनों बहुविकल्पीय हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन देखते हैं इनका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपको 13 में कह रहा है यदि a बराबर है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और a स्क्वायर बराबर i, तब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखते हैं, आपसे कह रहा है a स्क्वायर बराबर i है, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब इसी आदमी का गुणा, तो अल्फा बीटा का गामा माइनस अल्फा का गुणा करना है आपको, किसमें, अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा कर दीजिएगा। अल्फा का अल्फा करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा का गामा में करेंगे तो प्लस अल्फा गामा, अल्फा का बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा, और बीटा का करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, गामा का करेंगे तो अल्फा गामा, और माइनस का करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, फिर अल्फा गामा का करेंगे तो गामा बीटा, और इसका करेंगे तो प्लस में क्या, अल्फा स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा है, ये हो जाएगा 0 पे भी कट जाएंगे, यहाँ भी कट जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, ये आपको a स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि a स्क्वायर किसके बराबर है, i के बराबर है, तो जो आपको ये वैल्यू दी है ये i के बराबर कहेंगे, चूंकि a स्क्वायर बराबर क्या, i, तो a स्क्वायर का मतलब क्या, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर क्या, 1 0 0 1। ये तो होगा भाई, a स्क्वायर बराबर i है, तो आपका ये हो गया। तो अगर दो अवयव आपस में बराबर, तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला अवयव इसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस
अल्फा गामा बराबर 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, इनको उधर ले जाइए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा बराबर 0। ये वाला अवयव इस 1 के बराबर होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर 1। आप निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा या गामा बीटा जो भी लिखना चाहें लिखते हैं बराबर 0। तो आपको देखना है कि आपको एक कंडीशन ये मिली है और एक कंडीशन ये मिली है, क्या इन दोनों में से ऑप्शन में कोई एक है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो पहली बात तो अल्फा स्क्वायर के सामने माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो ये नहीं होगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अब माइनस अल्फा स्क्वायर तो है लेकिन दोनों में यहाँ पर अब माइनस अल्फा गामा या माइनस बीटा गामा, ये भी नहीं होगा। तीसरे की बात करें 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो 1 प्लस, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है कि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों है। तो यहाँ पर बात करें अगर कोई आव्यूह ए है और ये सममित है तो ए डैश बराबर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। और अगर यही आव्यूह विषम सममित है तो ए डैश बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस ए मिलेगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड ए डैश है, इसका भी राइट हैंड साइड ए डैश है, ये दोनों का बायां पक्ष दोनों का बराबर हो, दायां भी बराबर होगा, यानी ए बराबर माइनस ए लिख सकता हूँ भाई। अगर ए डैश बराबर ए और ए डैश बराबर माइनस ए है तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होंगे, और माइनस ए को इधर लेकर आओ क्या हो जाएगा, लिख देते हैं बार ए प्लस ए बराबर कितना, इधर चला जाए 0, 2a बराबर क्या 0, तो ए बराबर क्या 0, यानी आपको ए बराबर क्या मिला 0। और ए है क्या, एक आव्यूह है, तो ए बराबर अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब ए क्या है आपका, शून्य आव्यूह है, यानी ए आपका क्या है, शून्य आव्यूह है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तथा ए स्क्वायर बराबर ए आपको दिया गया है, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, 1i, ये क्या है, ये i है, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। आपको निकाल के बताना है कि इसका मान इन चार में से कौन सा होगा। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, डू योरसेल्फ।